Hey kiddos, I'm Dr. Gargi Singh, your bro ma'am, your guide, your mentor. And बच्चे अब हमारे जो पेपर है नीट का एग्जाम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहा है और इस टाइम पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हम क्विक रिवीजन करें। ऐसा रिवीजन हो बच्चे जो क्रिस्प हो, जिसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका रिवीजन पे टाइम ज़्यादा ना लगे सो दैट यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें आप। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको मैं आपको 15 से 20 मिनट में रिवीजन करवा देती हूँ इसका। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसे चैप्टर्स का 15 से 20 मिनट के वीडियोस बनाऊं जिससे बच्चे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप ये वीडियोस आराम से इसको आप ऑडियो की तरह कंसिडर कर सकते हैं। आराम से रेस्ट कर रहे हो तो आराम से सुनिए बैठ के, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स में कवर करने वाली हूँ। एंड बच्चे वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर विद दीज अमेजिंग नोट्स जो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे, विच इज़ डॉक्टर गार्गी सिंह। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। मतलब कि यहाँ पे आपके सेल के अंदर जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, नंबर 1। फिर बच्चे आप सेल डिवीजन के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि प्रोटीन चाहिए, जैसे कि आरएनए चाहिए, जैसे कि आपको डिफरेंट तरह के एंजाइम चाहिए होंगे, वो आप बनाएंगे, ठीक है, सिंथेसाइज करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल। यू विल ग्रो, द सेल विल ऑल्सो ग्रो एंड इवेंचुअली सेल डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमने अपने कन्वीनियंस के लिए सेल साइकिल को डिवाइड कर दिया इनटू 2 फेजेस, इंटरफेज विच इज प्रिपरेटरी फेज एंड द एम फेज विच इज द फाइनल फेज। जैसे कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, दैट इज इंटरफेज। तो क्योंकि तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो 95% टाइम यू आर वर्किंग ऑन योर प्रिपरेशन, है ना। एंड एम फेज जो है वो आपका 5% ही रहता है। इसका एग्जाम्पल बच्चे अगर मैं आपको दूं कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, मान लो जो मेरा जो स्किन के सेल्स है ना, इनका जो टाइम है वो 24 घंटे का ड्यूरेशन है सेल साइकिल का। उस 24 घंटे में से 1 घंटा एम फेज में चला जाता है और 23 घंटे जाते हैं इंटरफेज में। अगर मैं बात करूँ यीस्ट की, तो यीस्ट का जो साइकिल है, सेल साइकिल का टाइम है, दैट इज 90 मिनट्स। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग है और एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल के लिए भी अलग है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द इंटरफेज। बच्चे इंटरफेज को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इंटू G1, S एंड G2। तो G1 में क्या हो रहा है? G1 में सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर S फेज, जिसमें होने वाला है डिवीजन, जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा डीएनए का सिंथेसिस, ठीक है, जिसमें होगा डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, सिंथेसिस हुआ, तो क्या डीएनए का अमाउंट तो डबल होगा, ठीक है, बिल्कुल डबल होगा डीएनए का अमाउंट, तो लेकिन क्या क्रोमोसोम का नंबर भी डबल होता है? तो आपको याद रखना है क्रोमोसोम का नंबर रहता है सेम, वो बिल्कुल नहीं बदलता। आपने 10 से शुरू करा तो 10 रहेगा, 20 से शुरू करा तो 20 रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या डिवाइड हो जाएगा? और बच्चे डुप्लीकेट हो जाएगा सेंट्रियोल और आपके हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है G2 फेज, जिसमें ग्रोथ होगी और भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। आप आरएनए बनाएंगे, आप प्रोटीन बनाएंगे एंड द सेल विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। नाउ बच्चे आपका आ गया एम फेज। एम फेज को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज है। साइटोकाइनेसिस हम देखेंगे कि प्लांट में कैसे हो रहा है और एनिमल में कैसे हो रहा है। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द माइटोसिस, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कभी कभी जो सेल्स हैं वो बोलते हैं कि हम डिवाइड नहीं करेंगे। उन सेल को बोला जाता है कि वो कौन सी स्टेज में एंटर करते हैं? क्वीसेंट स्टेज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, क्वीसेंट स्टेज में एंटर कर चुके हैं, विच इज अ स्टेज जहां पे सेल डिवाइड नहीं करेगा, जीवन को एग्जिट कर जाता है बच्चे, जीवन को एग्जिट कर जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से स्टेज को एग्जिट करता है, तो जीवन को एग्जिट कर जाता है, डिवाइड नहीं करता है, लेकिन इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, काम कर रहा है। जैसे तुम्हारे हार्ट के सेल काम कर रहे हैं, डिवीजन नहीं कर रहे, तुम्हारे नर्व सेल्स काम कर रहे हैं लेकिन डिवीजन नहीं कर रहे। बट कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं जब आपके बॉडी को जरूरत पड़े तो वो डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं। नाउ बच्चे मूविंग ऑन टू योर एम फेज, ठीक है। आपका माइटोसिस पे अगर हम जाएं तो माइटोसिस में हम पहले कैरियोकाइनेसिस कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसको डिवाइड करा था प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज और टीलोफेज में। प्रोफेज को आप डिवाइड कर सकते हो अर्ली एंड लेट में। अर्ली और लेट में ना एक चीज़ का फर्क है बस, अर्ली में ना चीज़ें शुरू हो रही हैं और लेट में चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं।
कुछ टेंशन की बात नहीं, कुछ टेंशन की बात नहीं है। जैसे कि अर्ली में अगर मैं बात करूं कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हुआ है अर्ली में, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन ऑलमोस्ट डन हो गया है लेट में। पूरा डन कहाँ होता है? पूरा डन होता है मेटाफेज में जाके। तो 90% तक कॉम्प्लेक्स जो कंडेंसेशन है वो क्रोमोसोम का खत्म हो जाएगा लेट में। अच्छा मैम और क्या है? अब बच्चे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, लेकिन डिसअपियर होना शुरू कब होता है? अर्ली में। और हो कब जाता है? खत्म बिल्कुल गायब हो जाता है कब? लेट में। तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। आपको बच्चे अंत में ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ना ही आपको गोल्जी बॉडीज मिलेंगे, ना ही आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। मैं हमेशा इसको कैसे बताती हूँ, तुम्हारे घर में एक पार्टी है और वहाँ पे आपको लोगों के लिए स्पेस बनाना है ना, कि लोग आएंगे डांस करेंगे, तो यू विल रीअरेंज द फर्नीचर। कुछ फर्नीचर आप बाहर भी मूव कर सकते हो, तो आप उस चीज़ों को निकाल दोगे, खाली कर दोगे। यहाँ कौन नृत्य करने वाला है, यहाँ कौन थिरकने वाला है? यहाँ क्रोमोसोम थिरकने वाले, तो हमें उनको जगह नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने सारी चीजें हटा दी। अब आ जाओ तुम मेटाफेज पे। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में आपके जो क्रोमोसोम्स है ना, वो क्रोमोसोम लग जाते हैं जाके ऑन द इक्वेटर प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट। ये है आपका क्रोमोसोम, दिस इज योर क्रोमोसोम, ठीक है, दिस इज योर क्रोमोसोम बच्चे। और इस क्रोमोसोम को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके पास है दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। याद करो वो जो डीएनए था रेप्लिकेट हुआ था, तो एक ये और दूसरा ये सिस्टर क्रोमैटिड। दिस इज द सेंट्रोमियर बच्चे, ये जो सेंटर में है ना, दिस इज द सेंट्रोमियर दिस इज द सेंट्रोमियर। मैं अगर इसको अलग कलर से बना दूं तुम्हारे लिए, ये लो, दिस इज द सेंट्रोमियर। इतना अलग कलर नहीं मिला, खैर ये रुको एक मिनट, ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आपको काइनेटोकोर दिखेगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जहां से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहां क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और क्रोमोसोम को पकड़ के उनको इक्वेटर पे लाके बिठा देंगे। अच्छा ये हो गया, ठीक है, एवरीथिंग इज डन। दे देखो मूव कर गए टू द स्पिंडल एंड दे अलाइन देमसेल्व्स ऑन द मेटाफेज प्लेट। ओके जी, अब आ जाओ एनाफेज में। एनाफेज में बच्चे ये दोनों अलग हो जाएंगे। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सेंट्रोमियर टूटेगा, सेंट्रोमियर इज splitting, ठीक है, इट विल स्प्लिट इनटू एंड द क्रोमैटिड्स दे विल सेपरेट होके दोनों के दोनों मूव करेंगे टू इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट पोल्स पे मूव कर जाएंगे, जैसे कि इन दिस डायग्राम मूव कर गए। अब बच्चे जब ये मूव करके पोल्स पे आ गए तो आ गया तुम्हारा टीलोफेज। ये देखो आ गया तुम्हारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? जो प्रोफेज में होता है उसका उल्टा टीलोफेज में हो जाएगा, उसका उल्टा टीलोफेज में हो जाएगा, कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से बच्चे वापस आ गए और दे विल स्टार्ट टू अनकॉइल। वो फिर से कॉम्पैक्ट हुए थे ना, अब फिर से वो लूज होने शुरू हो जाएंगे। सो दे विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ये देखो बोल रहे हैं ना, देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। सब मिक्स हो जाएंगे, उलझ जाएंगे फिर से। न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया, ठीक है, एंड बच्चे न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर फिर से वापस आ गए, रिफॉर्म हो गए, है ना। चल अब हम बात करें अगर साइटोकाइनेसिस की, क्योंकि तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, अब साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। तो एनिमल्स में कैसे होता है बच्चे? एनिमल्स में जो आपका सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं होता, तो वो आराम से जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन आराम से ऐसे एक फरो बनाती है, ठीक है, फरो बनाती है। तो आउटसाइड टू इनसाइड हो रहा है तुम्हारा जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड हो रहा है बच्चे। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्लीवेज फरो बनता है, ठीक है, एंड आहिस्ता आहिस्ता ये फरो ना अंदर की तरफ जाएगा और आपके पास दो सेल्स बन जाएंगी। वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट्स, जो आपका साइटोकाइनेसिस होता है वो बच्चे यहां से आपकी सेल प्लेट बननी शुरू होगी, आपकी सेल प्लेट यहां से बननी शुरू होगी और वो बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ मूव करती रहेगी टुवर्ड्स द आउटर साइड, मूव करती रहेगी एंड देन अल्टीमेटली दे विल मेक अ सेल वॉल। बीच में आपका बच्चे वॉल बन जाएगा और आपके दो सेल बन गए। सो दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। कभी कभी क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या फिर सिंसीशियम, जैसे कि होता है कोकोनट के अंदर, कोकोनट का एंडोस्पर्म, जो कोकोनट वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर सिंसीशियम। नाउ बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? माइटोसिस मेरी बॉडी में हेल्प करता है रिपेयर करने में, माइटोसिस मेरी बॉडी में हेल्प करता है ग्रोथ में, माइटोसिस हेल्प करता है टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, माइटोसिस ऑल्सो हेल्प्स इन रिस्ट्रिक्टिंग, it also helps in preserving the genetic characters,
जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रिजर्व करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है आपके माइटोसिस के। मूविंग ऑन टू द मायोसिस। मायोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फेज है वो होता है मायोसिस 1, उसमें भी प्रोफेज 1। तो मायोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। इसके अंदर बच्चे क्या होगा? इसके अंदर 2 बार डिवीजन होगा, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। मायोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे आपके क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। 10 से शुरू करा तो आप 5 पे पहुंच जाओगे एंड अल्टीमेटली आफ्टर द 2 डिवीजन, क्योंकि 2 डिवीजन हो रहे हैं तो यू विल गेट 4 हैप्लॉइड सेल। ठीक है, 10 से शुरू करा तो 5 पे चले गए, आधा नंबर हो गया। मोस्टली बच्चे मायोसिस कब होता है? जब आपको बनाने हैं गैमेट्स। ठीक है, जब आपको बनाने हैं गैमेट्स तो मायोसिस होता है। नाउ मायोसिस 1 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में डिवाइड कर देंगे, लेकिन 1-1-1 लगा देना यहाँ पे बस। अब प्रोफेज 1 आ जाओ। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा मेरे पास तुम्हारे लिए डायग्राम है, दैट इज ये दिस वन। ठीक है, तो प्रोफेज बच्चे, प्रोफेज को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू 5 सब फेजेस। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस का सीक्वेंस कैसे याद रखें? सीक्वेंस याद रखोगे, लता जरा पानी दे दो। ठीक है, लता, लैप्टो, जरा, जाइगोटीन पानी, पैकेटीन दे, डिप्लोटीन एंड 2 इज डाइकाइनेसिस। आ जाइए, लेप्टोटीन में बच्चे कुछ नहीं है। लेप्टोटीन इज लाइक, अभी प्रोफेज शुरू ही तो हो रहा है, लेप्टोटीन में कुछ नहीं होने वाला, बस क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू कर देगा बस। ठीक है, न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको। जाइगोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाइगोटीन में होगा आपका कंडेंसेशन तो होता रहेगा इन सारी स्टेजेस में, लेकिन डाइगोटीन में बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द पेयरिंग। ठीक है, दैट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आपके जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है, और उनकी पेयरिंग होती है इन जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोट देखो, जाइगोट कैसे बनता है? फ्यूजन से बनता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी 2 चीजें पास में आ रही हैं। इसको बोला जाता है सिनेप्सिस। और ये किसकी वजह से चिपकी हुई है साथ में? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। ऐसे समझ लो कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वो प्यार का बंधन है जो इन दोनों को साथ में रखे हुए है। इस स्ट्रक्चर को बच्चे, जहाँ पे तुम्हें 2 क्रोमोसोम मैंने दिखाए हुए, एक पिंक है और एक ग्रीन है, इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। दिस इज नोन एज बाइवेलेंट, या फिर इसको तुम टेट्राड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये मैंने बोला था, ये जो पिंक वाले हैं दोनों, ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये ग्रीन वाले दोनों हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन अगर मैं अगर मैं ले रही हूँ पिंक और ग्रीन, तो बच्चे इनको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है, लेकिन इट्स लाइक कि एक मेरी जो सिस्टर है, ठीक है, मेरी जो बहन है, वो उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन मेरी जो कज़न है उसके साथ मेरी सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत है, उतनी नहीं होगी जितनी मेरी सिस्टर के जैसी है। तो ऐसे ही समझो, ये कज़न है, नॉन सिस्टर है, सिस्टर नहीं है। ओके, चलो अब आ जाओ बच्चों पैकेटीन पे। पैकेटीन में क्या होगा? पैकेटीन में हो जाएगा एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर। ये देखो, इसने अपना पार्ट यहाँ पे दे दिया और इसका पार्ट यहाँ चला गया, एक्सचेंज हो गया, दिस इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। और इसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए रिकॉम्बिनेज। इसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए? रिकॉम्बिनेज। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड n नंबर ऑफ टाइम कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकेटीन में होता है। ठीक है, पैकेटीन में होता है। नाउ बच्चे, इज द नेक्स्ट स्टेज विच इज डिप्लोटीन। ठीक है, विच इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में एक बहुत बड़ा आपको स्ट्रक्चर दिखता है, बड़ा मेजर स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं काइजमेटा। काइजमेटा बच्चे वो जगह होती है जहां पे एक्चुअली आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, जहां पे एक्चुअली आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू होते हैं ना, वो अभी भी वहां से अटैच रहते हैं जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? आपको ये स्ट्रक्चर ना ऐसे एक्स शेप्ड दिखता है, लाइक दिस। मान लीजिए ये है एक क्रोमोसोम ऐसे, और ये आया दूसरा क्रोमोसोम, ये देखो, तो ये कैसा बना? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम बोलते हैं काइजमेटा। दिस इज नोन एज काइजमेटा। दिस इज द एक्चुअल साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है जी, चलो अब बच्चे नेक्स्ट आ जाओ तुम डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में आपके काइजमेटा से भी क्रोमोसोम हटने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। ठीक है, डाइकाइनेसिस को बोला जाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। यहाँ पे बच्चे आपके क्रोमोसोम पूरे के पूरे कंडेंस हो चुके हैं, मायोटिक स्पिंडल बनने लग गया है, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी एपरेटस सब गायब हो गए, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रोफेज। ठीक है, अब आपका प्रोफेज खत्म हो गया बच्चे, योर प्रोफेज इज डन नाउ। ठीक है जी, तो हमने ये सारी बातें देख ली है ना, ये सब कुछ अपने कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वी आर डन विद दिस।
नाउ वी विल मूव ऑन टू एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा बच्चे, एनाफेज में जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया तुम्हारा मेटाफेज। ठीक है, सॉरी प्रोफेज के बाद तुम्हारा मेटाफेज है, मेटाफेज में इक्वेटर पे आके अरेंज हो गए, वही जो मेटाफेज में हुआ था। देन बच्चे एनाफेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनाफेज में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगे। ये याद रखना है, ये याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं बच्चे, सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अटैच हैं। ये देख लो, तुम खुद देख लो, अपनी आंखों से देख लो कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए हैं लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अटैच्ड हैं। देन योर टीलोफेज, टीलोफेज में आपके 2 सेल्स बन जाएंगे जिसको हम बोलते हैं डायड, जिसको हम बोलते हैं डायड। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 सेल्स बने ये अब हेप्लॉइड बन चुके हैं। आपका रिडक्शन डिवीजन हो चुका है, बधाई हो। ठीक है, चलो अब बच्चे इस दोनों के बीच में ना मायोसिस 1 खत्म हुआ तो मायोसिस 2 आने से पहले सेल थोड़ा सा रेस्ट करता है। वो बोलता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है। इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, जो कि छोटा रहता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोलेंगे डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है इंटरकाइनेसिस में, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ना 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 ना। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा बच्चे मायोसिस 2 विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। आ जाओ देखिए जरा मायोसिस 2। मायोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 में क्या होगा बच्चे, फिर से कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, आपके क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप चला गया, सब कुछ चला गया, खाली हो गया सारा तुम्हारा। देन बच्चे मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 में आपके क्रोमोसोम फिर से कहाँ अलाइन हो गए। मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं, वो अलाइन हो जाएंगे, हो गए अलाइन। एनाफेज 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनाफेज 2 में बच्चे क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड द सिस्टर क्रोमैटिड्स विल मूव। यहाँ पे बच्चे आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव करेंगे। एनाफेज 1 में, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। टीलोफेज 2 में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो एनाफेज 2, ये देखो एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, योर सिस्टर क्रोमैटिड्स आर मूविंग, है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर मूविंग। वेयर एज एनाफेज 1 में, यहाँ देखो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम मूव कर रहे थे। ये प्लीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टीलोफेज बच्चे, अब टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे आ जाएंगे, है ना, और फिर से दे विल अनकॉइल, फिर से वो क्या करेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। ठीक है, आपका न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, ठीक है जी, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस सब वापस आ जाएगा एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा बच्चे, विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। 4 सेल बनेंगे आपके, हेप्लॉइड बनेंगे एंड दीज 4 सेल्स दे आर लाइक दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ना तो ये पेरेंट्स से मिलते हैं, ये देखो, ना ही ये पेरेंट्स से मिलते हैं और ना ही ये मिलते हैं आपस में। इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेशन इन ट्रू सेंस। यही है बच्चे रिकॉम्बिनेशन इन ट्रू सेंस। मैं थोड़ा इधर हो जाऊं तो आपको दिखाती हूँ कि ये देखो 4 सेल बने और चारों के चारों सेल अलग है, ना तो आपस में मिलते हैं ना ही पेरेंट्स से मिलते हैं। दिस इज योर रिकॉम्बिनेशन। अब बच्चे अंत में बचा तुम्हारा significance of meiosis. What are the significances of meiosis? Conservation of specific chromosome number. अगर हमारे पास मान लो एक स्पीशीज है उसके पास 10 है क्रोमोसोम नंबर, तो क्या अगले अगर वो उसके जो स्पर्म हैं, उसके जो एग्स हैं, उसमें अगर 10 ही रहे तो फिर 10 स्पर्म के पास है, 10 तुम्हारे एग के पास है, फिर तो 20 बन गया अगली जनरेशन में। नहीं, हमें क्रोमोसोम का नंबर प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है बच्चे। उसके लिए हमें पहले ही आधा कर लेना है ताकि जब फ्यूजन हो, जाइगोट बने, तो एग्जैक्टली वही नंबर रहे जो कि सदियों से चला आ रहा है। ठीक है जी, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। एंड बच्चे दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन वेरिएशन, इन ब्रिंगिंग अबाउट वेरिएशन, जिससे कि एवोल्यूशन होता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये सेशन एंड मुझे ज़रूर बताना बच्चे, लाइक ज़रूर कर देना सेशन को, बिकॉज थोड़ी दम लग जाता है काफ़ी इस तरह के सेशन को रिकॉर्ड करने में भी। एंड डू लेट मी नो आपको इस तरह के सेशंस और चैप्टर के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। एंड येस, बिफोर आई लीव आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आप बच्चे AIMT में ज़रूर एनरोल कराइए, विच इज़ योर फ्री मॉक टेस्ट आपका चल रहा है। गार्गी कोड लगा लेना बच्चे, गार्गी कोड लगा लेना और इसमें ज़रूर एनरोल कराना। एंड मेरा बैच आ रहा है शौर्य बैच फॉर 2024 एंड बच्चे लक्ष्य बैच आ रहा है मेरा फॉर 2025।
इसमें एनरोल कराने के लिए भी आपको मेरा कोड लगाना है गार्गी एंड यू विल गेट, आपको 10% ऑफ मिलेगा बच्चे। यू विल ऑल्सो गेट माई गाइडेंस, माई मेंटोरशिप, ठीक है जी। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू एनरोल योर सेल्फ इन योर 90% अप टू स्कॉलरशिप आपको मिलने के चांसेस हैं। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर देना है। एंड बच्चे मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी आपको, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। यू आर मेड टू डू अमेजिंग थिंग्स। अपने मन में एक बार के लिए भी नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है कि पता नहीं क्या होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बस चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है जी। ओके, बाय बाय बच्चे, टेक केयर।